नमस्कार मित्रों, मैं बसंत चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज मैं लेकर आई हूँ कुछ नया, जिसमें है जोधपुर राजस्थान से डॉक्टर उषा माहेश्वरी की 2 पुस्तकें, जिनका लोकार्पण हाल ही में हुआ है। उषा जी किसी परिचय की मोहताज नहीं हैं। इनकी कई कहानियाँ प्रकाशित हो चुकी हैं और इन्हें कई पुरस्कारों से नवाजा जा चुका है। इनकी सद्य प्रकाशित 2 कृतियाँ, जिसमें से सांप सीढ़ी और अन्य कहानियों के विषय में मैं आज आपके सामने अपनी बात रखना चाहूँगी, जिसको शीर्षक दिया है मैंने सामाजिक दायित्व और नारी संघर्ष की। जो है ये कहानियाँ हैं। कहानी गद्य साहित्य की सबसे प्राचीन, लोकप्रिय और रोचक विधा है, जो जीवन के किसी विशेष पक्ष का मार्मिक, भावात्मक और कलात्मक वर्णन करती है। इन्हें जब पढ़ा जाता है तो हर एक पाठक अपनी अपनी सोच, पसंद, विचार और भावना आदि के अनुसार उसका आकलन करता है। सांप सीढ़ी और अन्य कहानियाँ में लेखिका लिखती है कि मैं जिस समय की दृष्टा हूँ, उस समय की पीड़ाओं को देखा ही नहीं, झेला भी है। और जब त्रासदी को देखा ही नहीं, झेला जाता है, तो वह अधिक मुखरित होकर पाठक के सामने आता है। और वही मैंने इन कहानियों से गुजरते हुए महसूस किया है। अनुक्रम की पहली कहानी को पढ़ा तो लगा कि क्या कोई लालच में इतना भी गिर सकता है कि अपने नपुंसक बेटे को ब्याहने किसी खूबसूरत लड़की के घर उसकी बारात लेकर चला जाए। यह कहानी सोचने को विवश करती है कि कोई किसी को इतना बड़ा धोखा कैसे दे सकता है। परिणीति कहानी बताती है कि बेमेल विवाह और पुरुष का अन्य महिला के प्रति आकर्षण, दोनों का फिर दुसाहसी होना, बिन फेरे एक दूसरे का हो जाना और प्रेम प्यार का जो परिणाम होता है वो नवसृजन के रूप में बच्चा होता है, जिसकी उम्मीद उन्हें होती है और अंत में वे अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति को सामने लाते हैं और एक हो जाते हैं। ये नारी की दृढ़ इच्छा शक्ति का परिचायक है। पुरानी परंपराएं किसी लड़की या महिला की नौकरी के पक्ष में नहीं रही हैं, लेकिन निम्मोक की हिम्मत उसके भविष्य के द्वार खोल देती है। कहती है कहानी भविष्य के द्वार। महिलाएं भावुक होती है और जब डॉक्टर हो और ऑपरेशन के दौरान अगर किसी मरीज़ की मृत्यु हो जाती है तो ऐसे में उसे उसका दर्द बहुत कचोटता है। ऐसी ही कुछ कहानी है कचोट। पति चाहे पार्ट टाइम काम कर ले, लेकिन उसे अपनी पत्नी का आत्मनिर्भर होना बिल्कुल पसंद नहीं होता और पढ़ी लिखी महिला को ये बात फांस की तरह चुभती है। सौगात में है भाई बहन की चुलबुली शरारतें, दोस्ती, आत्मीयता और प्यार। तो सिमटी हुई धूप और सुबह की धूप में है यादों, एहसासों के दर्द जो जीवन भर साथ चलते हैं। साथ ही है आदर्श सास ससुर जो अपनी विधवा बहू को बेटी मानकर उसकी खुशियाँ लौटाना चाहते हैं, उसकी दोबारा शादी करना चाहते हैं। जिम्मेदारियाँ इंसान को सपने देखने के अधिकार से वंचित कर देती हैं। जो दिखता है वो होता नहीं है और जो दिखता है नहीं है वह होता है। यह कहानी एक ही दिशा कहती है कि चाहने से कुछ नहीं होता, जिंदगी एक समझौता मात्र है। परंपराओं की बलिवेदी पर सदैव लड़कियों को चढ़ाया जाता रहा है, लेकिन अब वक्त आ गया है कि लड़की को अपना निर्णय खुद लेना होगा। और ऐसा ही हुआ है कहानी अंतराल में। पुरुष का अहम और प्यार के साथ नारी के अहम का बहुत मार्मिक संघर्ष, जिम्मेदारियां, अपना अहम से गुजरते हुए बिना किसी शर्त के प्यार की जीत को दर्शाती है कहानी स्वीकार अस्वीकार। अधूरा सपना कहानी एक 20 वर्षीय मुस्लिम लड़के को लेकर रची गई है। इसमें इसी परिवेश की भाषा का उल्लेख किया गया है। पारिवारिक जिम्मेदारियों की खींच, झुंझलाहट, परिस्थितियाँ और हिंदू लड़की से एक तरफ का प्रेम तथा अंत में उसे देखकर, दुल्हन के रूप में देखकर उसके सपने टूट जाने का दर्द इस कहानी में मुखरित हुआ है।
मोड़ एक संस्मरणात्मक कहानी है जो प्रकृति, पहले प्रेम, शारीरिक और मानसिक अस्वस्थता, मन के दर्द तथा बिछोह को शब्दों की खूबसूरत माला में पिरोया गया है। अहम दो जिंदगियों को अलग अलग किनारे पर लाकर खड़ा कर देता है। उन्हें आवश्यकता होती है एक पुल की, और ऐसे में पुल बनता है उनका अपना बच्चा जो अपने माता पिता के अहम की दीवार को गिराकर उन्हें फिर से मिला देता है। अहम की कश्मकश को बहुत मार्मिक ढंग से इस कहानी में उकेरा गया है। हमारे यहाँ अधिकांश लड़कों की शादी धन से होती है और लड़की दहेज में दी जाती है। दहेज का दानव रूप बदलकर आज भी द्रौपदी का चीर बना हुआ है। एक ऐसी योग्य लड़की की कहानी जिसे अंत में मिलती है माँ, भाई बहनों की जिम्मेदारी और उसे अपने भाग्य पर रोने तक का समय भी नहीं मिलता, कहती है कहानी द्रौपदी का चीर। बचपन बचपन ही होता है और बचपन में जब कुछ गलतियाँ करते हैं तो उसका पश्चाताप का सांप जो है पूरी ज़िंदगी काटता रहता है और काट कर हार की ओर ले जाता है। सांप सीढ़ी एक बेकार नौजवान की कहानी है जो अपने शीर्षक को सार्थक करती है। यहाँ लेखिका का लिखा कितना सत्य के करीब है देखिए। ज़िंदगी सांप सीढ़ी के खेल की तरह है। ज़िंदगी सांप सीढ़ी के खेल की तरह है जिसमें कब आदमी एकदम ऊपर पहुंच जाता है और कब दूसरे ही पल धड़ाम से नीचे गिर पड़ता है, पता ही नहीं चलता। कहानी तलाश की नायिका आशा जिसे यथार्थ को नकारती रही, उसी की कल्पना लोक में जिंदगी भर तलाश उसे बनी रही, क्योंकि सब कुछ मिल जाने के बाद भी ढाई आखिर की तलाश कभी खत्म नहीं होती और लेखक की रचना में स्थान पाई लेती है, जैसा कि हम इन कहानियों से गुजरते हुए महसूस करते हैं। क्या ये वही लोग हैं? कहानी में ये शीर्षक दो अर्थों में प्रयुक्त हुआ है। इसकी नायिका शुलभा को धनवान पिता ऐसे परिवार में भेज देते हैं जहां उसे मिलती है पैसों की भूख, शराबी पति और ससुर की वासना। अंत में पिता को अपनी भूल का एहसास होता है और वे अपनी बेटी के बचपन के साथी को स्वीकार कर लेते हैं और इसका अंत सुखद और प्रभावी है। माँ नहीं मानी और ममता की छाँव कहानियाँ जिसमें पढ़ लिख कर नौकरी करने के बावजूद परंपराओं को लादे रखकर एक माँ अपने बेटे के पहले प्यार की बलि चढ़ा देती है, जबकि दूसरी कहानी में माँ अपने बेटे की पसंद को स्वीकार कर लेती है। जिनकी गोद सुनी होती है उन्हें ढलती उम्र में समय बिताना बहुत मुश्किल होता है। ऐसे में जब वो दूसरों की तकलीफ़ों को देखते हैं तब उन्हें अपने जीवन का सन्नाटा पिघलता हुआ नज़र आता है। कहती है कहानी, पिघलता हुआ सन्नाटा। अंधेरा छट जाता है जब एक पड़ोसी वकील ऐसी वृद्ध महिला की मदद करता है और उसे उसके ऐसे बेटों से हक दिलवाता है जो उसका सब कुछ बेचकर उसे बेघर कर जाते हैं। व्यथा अंतर मन की तथा झरोखे घर के दोनों कहानियाँ नई है जो कोरोना काल के अंतर्द्वंद को लेकर रची गई है। जीवन के अंतिम समय में मानव यादों की गलियों में घूमकर सब कुछ पा जाना चाहता है। पहला प्यार जब ख्यालों में आता है तो मिल जाता है नवजीवन। ये सभी मध्यवर्गीय परिवार की सामाजिक नारी प्रधान कहानियाँ हैं जिसमें नारी का मानसिक संघर्ष पुरुष प्रधान समाज का वर्चस्व मुखरित हुआ है। यादों में सिमटी हुई कहानियाँ यादों की गलियों से गुजरते हुए नारी के आसपास के अनकहे दर्द को अपने भीतर समेटकर अपना सफ़र पूरा करती हैं, जिनमें कहीं कहीं ऐसा अनकहा सा दर्द छुपा हुआ है जो मन को भीतर तक भिगोकर आंखें नम कर देता है। भावाभिव्यक्ति भीतर तक पहुंच जाती है। रचनाओं में लड़कियां हैं, शिक्षित हैं, संस्कारित हैं, सेवाभावी हैं, तो सास ससुर माता पिता के द्वितीय दर्जे के रूप भी इनमें हमें नज़र आते हैं। समस्याएं हैं, दहेज का दानव है, तो नारी सशक्तिकरण भी है। उषा जी की कहानियाँ
उनके उस सुनहरे काल की है जब वे मानसिक दर्द, समस्याओं आदि से रूबरू होती रही हैं। युवावस्था की छाप रचनाओं में स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होती है। अधिकांश कहानियों में अदृश्य सी वे स्वयं नजर आती हैं। घुंघराले बालों का 300-900 रुपये, आधुनिक संचार साधनों के स्थान पर रेडियो, सिनेमा हॉल, साइकिल आदि का जिक्र हमें कहीं बहुत पीछे बचपन वाले रविवार में लेकर चला जाता है, जो इन रचनाओं के पुरानी होने का प्रमाण है। संग्रह में प्रकृति के विभिन्न रूपों का भी जीवंत चित्रण है, जो लेखिका के प्रकृति के प्रति असीम प्रेम को दर्शाता है। उषा जी को शब्दों की चितेरी कहना भी अतिशयोक्ति नहीं होगा। कुछ उदाहरण देखिए। छलाओं के जंगल, दूसरा सामान विद्रोह कर इधर उधर लुढ़का हुआ था, आकाश की लालिमा धीरे धीरे अदृश्य हाथों में सिमट रही है, दूधिया उजाला धरती को नहला रहा था, आदि आदि। सारांश के रूप में कहा जा सकता है कि परिवेश के अनुरूप सरल, आकर्षक भाषा, कहावतों मुहावरों का प्रयोग, कथा वस्तु आदि पाठक में जिज्ञासा बनाए रखते हैं और उन्हें अंत तक इन कहानियों से बांधे हुए रखते हैं और उन्हें पूरी पढ़ने के लिए विवश भी करते हैं। शीर्षक भी रचना अनुसार सार्थक हैं। मुख पृष्ठ संग्रह के नाम के अनुसार उचित है। कहानियाँ आदर्श रूप लिए हुए मनोवैज्ञानिक दृष्टि पर भी खरी उतरती है। कहीं कहीं पर दर्शन के भाव भी इन कहानियों में नज़र आते हैं। उषा जी ने जीवन को लेकर कितनी खूबसूरत और गहरी बात लिखी है। देखिए, जीवन का तो कोई और छोर नहीं जिसे आज तक सच मान रहे हैं वह कल झूठा हो जाएगा। जो आज झूठा है वही कल सच हो जाएगा। मैं उषा जी का हार्दिक अभिनंदन करते हुए उन्हें बधाइयों के साथ अनंत शुभकामनाएं देती हूँ कि आप तन मन से स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, खूब लिखें और आपको पुनः बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। तो देखा आप मित्रों आपने कि किस प्रकार हमने उषा जी की कहानियों को बहुत ही छोटे रूप में उनकी पूरी पुस्तक को आपके सामने रखने का प्रयास किया है। ऐसे ही हम आपके समक्ष कुछ नई नई विधाएं लेकर आते रहेंगे। तो आप हमारे चैनल को देखते रहिए, लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब शेयर करते रहिए। धन्यवाद। नमस्कार। फिर मिलेंगे। नमस्कार।